सर हेनरी फेयोल, जिनका जन्म फ्रांस में 1841 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडीज़ पूरी करी 1860 में। फिर इन्होंने एक कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी, जहां पर इनको 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। वह कंपनी एक इंसॉल्वेंट कंपनी थी, जिसको इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने उस कंपनी को एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बना दिया, जो कि एक इंसॉल्वेंट कंपनी थी। उस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड बना दिया। जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकती थी, वो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन गई। तो देखते हैं पहला प्रिंसिपल उसका क्या था। पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू फेयोल, इस प्रिंसिपल पे क्या रहता है कि किसी भी एक काम को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर देना चाहिए, एक आदमी पे सीमित नहीं रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी। इससे होता यह है कि जो भी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप बांट देते हो, उन लोगों में स्पेशलाइजेशन आ जाता है ना। और दूसरा, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। उनकी एफिशिएंसी जो हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब है किसी भी डिसीजन को लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कोई भी काम को टाइम पे करना। जो भी उसको काम दिया गया उसको टाइम पे करना। मान लीजिए एक आदमी को, कोई एक पर्सन है जिसको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का बोला गया, जिसके लिए उसने रॉ मटेरियल खरीदना होगा, पर उसको रॉ मटेरियल खरीदने की ऑथोरिटी ही नहीं दी। तो आप बताइए, क्या वो उसको प्रोड्यूस कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो वो काम उसका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, तो उसके साथ में उसको ऑथोरिटी भी दें। और अगर किसी को ऑथोरिटी दे दी जाएगी तो होगा ये कि उसके पास कोई काम ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो वो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए सर हेनरी फेयोल के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी आदमी को ऑथोरिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी ज़रूरी है। और उसी का उल्टा भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी को देते हो, उसके साथ में ऑथोरिटी देना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। Discipline is required at superior as well as subordinate level. The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinate, but required good superior at every level. यानी कि किसी भी सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट हो, डिसिप्लिनरी रूल हर जगह एप्लीकेबल है। यानी कि सुपीरियर को ये पक्का होना चाहिए कि भाई जो भी उसने प्रॉमिसेस कर रखे हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, जैसे कि इंक्रीमेंट का प्रॉमिस हो सकता है, प्रमोशन का प्रॉमिस हो सकता है, वेजेस रिवीजन का प्रॉमिस हो सकता है, इस तरह के जो भी उसने प्रॉमिसेस कर रखे हैं वो कंप्लीट हो। इससे होता क्या है? इससे एक काम का सिस्टमेटिक वे बनता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वे बनता है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका मन लगा रहता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है ना, इम्प्रूव होती है उनकी एफिशिएंसी। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो अगला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फेयोल ये कहते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को या फिर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर जो मिलने चाहिए सिर्फ एक बॉस से मिलने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे, सो दे गेटिंग कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो सोच में पड़े रहेंगे कि भाई क्या हमने इस बॉस का कहना मानना है, उस बॉस का कहना मानना है। एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ओके, अगर वो कन्फ्यूज़ रहेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और मे भी पॉसिबल है कि उन बॉस के बीच में भी झगड़ा हो सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड एम्प्लॉयज़ को ये बोल रहे हैं कि भाई आपने स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो इसके लिए आपने प्रोडक्शन थोड़ा स्लो डाउन कर लो। और जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है वो एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। तो दे गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि भाई क्या करना है। आई होप दैट कि आपको प्रिंसिपल और यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल और यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक साथ मिलके एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करें। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। यानी कि मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स बनाती है, बट उनका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई हमने इतनी सेल करनी है या इतना बेचना है या जो भी है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे दोनों डिपार्टमेंट्स। तो इससे होता ये है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाते हैं टाइम पे, और दूसरा एम्प्लॉयज़ के इफ़ेक्टिव एफर्ट्स एक डायरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। आई होप दैट कि आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual or employees। यानी कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऐसे एक इंडिविजुअल का भी अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फेयोल ये चाहिए कि दोनों साथ मिलके काम करें। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को ज़्यादा रेम्यूनरेशन चाहिए और जो सिचुएशन है उस समय किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो फाइनेंशियल क्राइसिस की है, तो इन दैट कंडीशन उस इंडिविजुअल को ये चाहिए कि वो अपने अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो हटा दे। जब तक उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे वो अपने ऑब्जेक्टिव कभी पूरे नहीं कर सकता। तो इन दैट कंडीशन अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मायने रखता है तो उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा ज़रूरी है। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरे हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन बनता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। The remuneration must be fair because if employees are unpaid, then they will not be satisfied। और unsatisfied person तो भाई काम अच्छे से कर ही नहीं सकता ना, सीधी सी बात है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत कम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते, है ना, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई ना हो। उनका सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेंगे। तो इससे होता ये है, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, है ना, और कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव ऑल्सो, है ना। तो उनके इम्प्रूवमेंट बढ़ते हैं, मतलब कि जो भी उन्होंने कमिट किया गया होगा वो डेफिनेटली उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। यानी कि कुछ पावर्स होती है जैसे कि प्लान्स बनाने की, गोल बनाने की, पॉलिसीज़ बनाने की, स्ट्रेटजीज़ बनाने की, ये सारी पावर एटलीस्ट कुछ हाथों में होनी चाहिए। कुछ हाथ मतलब कौन से? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। अब जो ये पावर्स हैं इनको कम से कम हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए
देखिए, पावर बनाने की अथॉरिटी एक के पास है, लेकिन इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अलग अलग हैंड्स के अंदर, ताकि काम ढंग से हो सके। तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक तो दबदबा टॉप लेवल का बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या मिल रहा है कि उनको अथॉरिटी मिल गई है ना, तो वो अपना तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो ये है, और फास्ट डिसीजन टेकिंग, यानी कि फास्ट डिसीजन आप ले पाओगे ऑफ ऑपरेशनल लेवल पे, ठीक है ना। तो इससे ये फ़ायदे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन को आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हो। मान लीजिए 2 को बात करनी है C से, तो 2 को पहले 3 के पास जाना पड़ेगा, 3 से 4, देन 5, देन Z, उसके बाद E, फिर D, देन उसके बाद C। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो इस तरह से ये चलता है एक स्केल वे पे, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मान लीजिए किसी को अगर सेम ऑथोरिटी पे आपको अपना मैसेज पास करना है, मान लीजिए 3 को C पे पास करना है, ये सेम ऑथोरिटी है, सेम लेवल है, तो उसको इतने लेवल्स से होके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो उसके लिए फेयोल ने एक शॉर्टकट परमिट किया है, उसको कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है ना। जब आपके पास अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और आप सेम लेवल पे काम कर रहे हो, तो इन दैट कंडीशन आपके पास एक शॉर्टकट है जिसको फेयोल ने नाम दिया गैंग प्लैंक। आई होप दैट कि आपको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Principle of order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of man and material। यानी कि एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके लिए अपनी एक अलग सी प्लेस होनी चाहिए, और जो भी मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उनके लिए अपनी एक अलग सी प्लेस होनी चाहिए उनको रखने के लिए। यानी कि सभी को एक अलग अलग प्लेस में डिवाइड करना चाहिए, जिससे कि ये होगा कि कोई एम्प्लॉय को अगर कोई मटेरियल चाहिए तो उससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको टाइम पे मिल जाएगा, है ना, चीज़ें उसको टाइम पे मिल जाएगी। तो इससे आपका समय बचेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम वहाँ पर पहले तो ये पॉसिबल है, और स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दूसरा एक इफेक्टिव वे है, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी डज नॉट मीन equal salary to the peon and supervisor, but equality means applications of same disciplinary rule। देखो, सैलरी पियोन एंड सुपरवाइज़र की सेम नहीं हो सकती, ये नॉर्मली कोई भी समझ सकता है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशंस भी लेवल सेम नहीं है और टेक्नीशियन सेम नहीं है, बट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए तो वो बराबर होने चाहिए। इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए कि ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहें, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल लीव्स की बात की गई, तो मेडिकल लीव सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पोजीशन, कोई ग्रेड या कोई जेंडर देख करके ये चीज़ फिक्स की जाएगी, ये सबके लिए होना चाहिए। तो इससे होता क्या है, इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अगला है आपका स्टेबिलिटी ऑफ tenure of personals। The management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employee cannot contribute the maximum, right। तो जॉब सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको जॉब सिक्योरिटी रहेगी तभी वो अपना काम सही से कर पाएंगे, अपना मैक्सिमम दे पाएंगे। साथ साथ में ये भी बोला जा सकता है कि ट्रांसफ़र एंड रोटेशन, इनको भी इग्नोर किया जा सकता है। अगर ट्रांसफ़र एंड रोटेशन भी होता रहेगा तो भी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि एक जॉब में उनको स्टेबल होने पे टाइम लगता है, और अगर आप ट्रांसफ़र कर देंगे या रोटेट कर देंगे चीज़ों को तो उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इससे होता यह है कि उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ती है, वेस्टेज नहीं होता है, टाइम ख़राब नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल्स। अगला है आपका
principle of initiatives. Initiative refers to chalking out the plan and then implementing the same. यानी कि देखिए, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग पे या फिर किसी मैनेजर को ये चाहिए कि अगर प्लान्स बनाते समय उसने सबके सजेशंस लेने चाहिए। लेकिन एक बार अगर प्लान बन के तैयार हो गया तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए एक चीज़ में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ पे ही अपना पार्टिसिपेशन, अपना मैक्सिमम वहाँ पर देना चाहिए। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? डेवलप होती है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़, है ना, और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अगला आपका प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डिकॉप्स। मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है और वहाँ पर हैं कुल मिला के 10 लोग। उन 10 में से 2 लोग पड़ जाते हैं बीमार, मान लीजिए वो लोग अब काम नहीं कर सकते। तो जो बचे हैं 8 लोग, उनको पहले क्या करना चाहिए? उनको पहले अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहिए। यानी कि 10-10 यूनिट हर कोई बनाएगा तो उनको अपने पहले टारगेट्स पूरे करने चाहिए। फिर जो बचे हुए, जो वो 2 लोग हैं, उनके जो बच गया जो काम, उसको भी उन्होंने अपने काम के साथ जोड़ करके उसको भी कंप्लीट करना चाहिए। तो इससे होता क्या है? इससे डेवलप टीम स्पिरिट और ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा हो जाता है, ग्रुप गोल पूरा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डिकॉप्स। तो ये थे आपके 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल जिससे कि फेयोल ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छा बनाया था। एक इंसॉल्वेंट कंपनी को सॉल्वेंसी पे लेके आ गए थे, है ना? तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स। थैंक यू।